जय हिंद। आज हम एक नई श्रृंखला का प्रारंभ करने चल रहे हैं। आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे एस्ट्रोनॉमी और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। देखिए, हमारा भूगोल टॉपिक होगा। हम सबसे पहले इसमें अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद विश्व भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, उसी क्रम में भारत की भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जब टाइम मिलता है तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम चर्चा किस बिंदु पर करने वाले हैं? एस्ट्रोनॉमी यानी अंतरिक्ष विज्ञान पर। आज हम प्रारंभ करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। देखिए, अंतरिक्ष का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है स्टार्स यानी तारे। क्या? तो स्टार, तारा। हम आज इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। स्टार का निर्माण कैसे होता है, स्टार कैसे होते हैं, इनकी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जान ले स्टार अंतरिक्ष में किसे कहा जाएगा। तो जिनके पास अपनी हीट होगी और जिनके पास अपनी लाइट, हीट यानी जिनके पास अपनी ऊष्मा होगी और जिनके पास अपना प्रकाश होगा, वो सब क्या कहलाएंगे? तो वो सब तारे कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्य, इसमें क्या है? इनके पास अपना ऊष्मा है यानी अपनी हीट है और अपनी लाइट है यानी प्रकाश है। देखिए, इनके पास ऊष्मा है और प्रकाश है, दोनों है, तो ये सूर्य क्या हुआ? एक तारा हुआ। यानी जो जो खासियत हम तारों की पढ़ेंगे वो सूर्य की भी पढ़ते चलेंगे, क्योंकि प्रश्न सूर्य से ही रिलेटेड देता हो। तो हम चर्चा करते हैं, आइए हम चर्चा करते हैं तारों का निर्माण कैसे होता है, यानी तारे कैसे बनते हैं। आइए इस बिंदु पर चर्चा करें तारों के निर्माण के संदर्भ में। देखिए, तारों का निर्माण कैसे होता है इस संदर्भ में हम बात करें तो पहले क्या होता है? गैसें पाई जाती हैं, ये दूर दूर हुआ करती हैं। गैसें कहाँ पास में नहीं होती, गैसों का एक गोला होता है लेकिन बहुत ही दूर दूर विरल गैसें पाई जाती हैं। कैसी गैसें तो पाई जाती हैं? तो विरल गैसें पाई जाती हैं दूर दूर। लेकिन इनमें क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है, जिस कारण ये क्या होते हैं? आपस में इकट्ठा होने लगते हैं, पास आने लगते हैं। लेकिन जब ये पास आने लगेंगे तो इनमें क्या होगा? इनका घनत्व बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। देखिए, जब भी कोई ग्रुप है या कुछ भी हो, तो अगर जितना सिकुड़ जाएगा उसमें क्या होगा? उसका घनत्व बढ़ता जाएगा। और जब यह घनत्व बढ़ के कुछ इस रूप का हो जाता है, तब इसको निहारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो निहारिका। इसे इंग्लिश भाषा में नेबुला कहते हैं। क्या कहा जाता है? निहारिका या नेबुला कहा जाता है। अब गैसें जब पास पास आ जाएंगी तो इनमें हीट यानी उष्मा उत्पन्न होगी। जैसे आप देखते होंगे ठंडियों में व्यक्ति जहां भी ग्रुप बैठते हैं तो क्या होता है? वो थोड़ा पास पास बैठते हैं। इससे क्या होता है? हीट उत्पन्न होती है यानी उष्मा उत्पन्न होती है। आप इसको नोटिस करिएगा। अब देखते होंगे गर्मियों में पास पास नहीं बैठे, थोड़ा दूरी बनाकर बैठो, नहीं तो गर्मी और ज्यादा लगेगी। इससे क्या होता है? देखो, जब पास बैठेंगे तो घनत्व बढ़ेगा और घनत्व बढ़ेगा तो उष्मा उत्पन्न होनी है। देखिए, जब इन गैसें पास पास आती हैं तो इसमें क्या होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। जब उष्मा उत्पन्न होगी, अब उष्मा उत्पन्न होने की वजह से इसमें क्या होता है? तो इसमें आग लग जाती है। आग लग जाने, अब आग लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? गैसों का एक गोला। जब आग लग जाएगी तब इसके पास देखिए हीट भी आ गई और उसके बाद क्या हो गया? इसमें लाइट भी आ गई, हीट भी आ गई और लाइट भी आ गई। अब ये क्या बन जाएगा? स्टार यानी तारा बन जाएगा। लेकिन जैसे हम देखते हैं गांव में या माचिसें होती हैं, उनकी तीलियां जो होती हैं, हम उनको जलाते हैं तो क्या होता है? थोड़ी देर जलेंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर हम उन्हीं तीलियों को किसी ईंधन के पास या गैस में ले, जैसे ईंधन यानी जैसे गैस के पास ले जाए या लकड़ियों में लगा दे, तो वो लंबे समय तक जलती रहती है। तो तारे क्या होता है? थोड़ी देर में जलकर बंद हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लंबे समय तक। देखिए, सूर्य ही देख लीजिए, सूर्य क्या होता है? बहुत लंबे समय से जल रहा है और जलता भी रहेगा। लेकिन तो उसी प्रकार तो तारों में भी क्या होता होगा? ईंधन मिलता होगा, तभी ये तारे लगातार जलते रहते हैं। तो तारों का ईंधन क्या होता है? देखिए, तारों का ईंधन कैसे बनता है, तो इसके विषय में चर्चा करें। तारों के ईंधन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है? 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बन के क्या करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैसें पाई जाएंगी, जो गैसें हैं किस रूप में? हाइड्रोजन के रूप में पाई जाएंगी। जब उष्मा उत्पन्न होगी, जब आग जलेंगी, तो ये बनेगा क्या? हीलियम। यानी तारों में किस रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हीलियम के रूप में। तारे जैसे सूर्य है, सूर्य के संदर्भ में ही पूछता है, सूर्य को जो ऊर्जा प्राप्त होती है
कैसे प्राप्त होती है, तो कहाँ से प्राप्त होती है, तो यही प्रक्रिया है, यानी 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और इस एक हीलियम से बहुत सारी अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और यह पूछा जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करेंगे। प्रक्रिया का नाम क्या है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। अब अगला जो प्रश्न पूछा जाता है, जब ये प्रक्रिया होती है तो ये गैसें किस अवस्था में पाई जाती हैं, यानी ये गैस जो है इस प्रक्रिया यानी नाभिकीय संलयन में किस अवस्था में पाई जाती है, तो प्लाज्मा अवस्था प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती है। प्लाज्मा अवस्था में, किस अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था। देखिए प्लाज्मा अवस्था होती क्या है, पहले इस बिंदु पर चर्चा कर ले। देखिए ठोस और लिक्विड इन दोनों के बीच की अवस्थाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्लाज्मा अवस्था। जैसे देखिए हम बात करेंगे गोंद, फेविकोल। देखिए फेविकोल क्या होता है, ना तो लिक्विड होता, पानी की तरह ना बहता है, ना तो बहुत ही ठोस होता, और उसके बीच की अवस्था होता है, वो होता क्या है, तो वही होता है प्लाज्मा अवस्था। तो जो प्रश्न बनते थे, नाभिकीय संलयन 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। सूर्य के साथ भी होता है, प्रत्येक तारे के साथ होता है, सूर्य भी एक तारा है। और किस अवस्था में रहते हैं इसमें, जैसे तो प्लाज्मा अवस्था में रहती हैं। प्लाज्मा के कौन सी अवस्था होती है, हमने उसकी चर्चा कर दी। देखिए अब इनको ईंधन तो मिलता रहेगा, जैसे हम गैस में या लकड़ियां जलाते हैं तो कुछ टाइम तक तो जलती रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। उसी तरह ये भी है, जो स्टार्स हैं, स्टार्स को भी ऊर्जा मिलती रहती है, परंतु एक निश्चित समय के बाद इनकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जब ऊर्जा समाप्त होती है तो क्या होता है, तो आइए उसकी बिंदु पर चर्चा करें। अच्छा, एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया था स्टार्स बनने से पूर्व वह किस अवस्था में होता है, तो वो किस अवस्था में होता है, तो निहारिका या नेबुला अवस्था में होता है। यह प्रश्न पूछा गया है। आगे चर्चा करते हैं स्टार। अब जब तारे बनेंगे तो निश्चित है इसमें कुछ ईंधन पाया जाएगा, लेकिन ईंधन भी एक लिमिट तक होता है, कुछ समय बाद इसमें ईंधन खत्म होता चला जाएगा। जब ईंधन खत्म होगा, जब इसके अंदर की ऊर्जा खत्म होने लगेगी, तो यह किस रूप में आ जाएगा, तो इसको कहा जाता है रेड जायंट। क्या कहा जाता है, रेड जायंट। अब रेड जायंट इसी को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, लाल दानों। इसी रेड जायंट को लाल दानों में कहा जाता है। ये कब होता है, जब धीरे धीरे इसकी ऊर्जा समाप्त होने लगेगी। जब ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो यह बन जाएगा क्या, रेड जायंट या लाल दानों। अब अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म होगा, 2 तरीके से खत्म होता है। अब ये जो लाल दानों है ये कितने तरीके से, तो 2 तरीके से खत्म होगा। कैसे, देखिए ये तो ये बन जाएगा श्वेत वामन, या दूसरी तरफ बन जाता है अभिनव तारा। अब इसमें 2 प्रक्रियाएं होंगी, यानी 2 खंडों में विभाजित होगा। तो रेड जायंट, जो रेड जायंट है या तो श्वेत वामन बनेगा या अभिनव तारा बनेगा। अब देखिए कैसे कौन बनता है, इस बिंदु पर चर्चा करें। देखिए ये जो छोटा होगा ये क्या बनेगा, श्वेत वामन, और बड़ा हुआ भाग रहेगा तो क्या बनेगा, अभिनव तारा बनेगा। छोटा हुआ भाग क्या बनेगा, श्वेत वामन, और बड़ा भाग क्या बनेगा, अभिनव तारा। अब कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, ये भी एक प्रश्न बनता है। यानी हम किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी देश के बारे में हम चर्चा करें, छोटा है तो बड़ा, तो किसी न किसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि नेपाल बड़ा देश है कि छोटा, तो सब कहेंगे छोटा, लेकिन छोटा किस संदर्भ में कहेंगे, किसी देश से तुलना करके, अपेक्षाकृत चाइना से, अपेक्षाकृत भारत से क्या है, छोटा है। और कुछ ऐसे भी देश होंगे जैसे मालदीव, मालदीव से तो क्या है, बड़ा है। तो यानी तुलना की जाएगी किससे, बड़ा है कि छोटा है। तो एक वैज्ञानिक हुए चंद्रशेखर, इन्होंने तुलना की, किससे तुलना की, तो सूर्य से तुलना की। अब क्या कहा इन्होंने कहा कि यदि यह सूर्य से 1.44 गुना से छोटा है, कितने से, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा है, तो यह क्या बनेगा, श्वेत वामन, और 1.44 गुना से बड़ा है तो वह क्या बन जाएगा, अभिनव तारा। यानी 1.44 गुना होगा जो बड़ा, वो क्या बनेगा, अभिनव तारा बनेगा। इससे छोटे जो भी होंगे
वो क्या बनेगा, श्वेत वामन। या प्रश्न पूछा जाता है चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है चंद्रशेखर सीमा की, तो 1.44 गुना। इसको कई लोग 1.5 गुना भी पढ़ लेते हैं, लगभग 1.5 गुना है तो कई लोग 1.5 गुना भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है 1.44 गुना। या पेपर में पूछा गया चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है, तो 1.44 गुना होती है। देखिए अब जो छोटा भाग होता है ये श्वेत वामन बन जाता है, ये क्या बन जाता है, तो श्वेत वामन। इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को देखिए श्वेत का व्हाइट डॉर्फ कहा जाता है, यानी सफेद बौना भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे भी अभी पूरी तरीके से स्टार्स यानी तारे खत्म नहीं हुए, यानी श्वेत वामन के बाद भी नहीं खत्म हुआ, अभिनव तारों के बाद नहीं खत्म हुआ। इनमें भी कुछ अवस्थाएं होंगी जिनमें परिवर्तित होने के बाद तब खत्म होता है। देखिए श्वेत वामन के बारे में और एक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए जब ये होता है तो अंतिम बार किसी तारों में लाइट यानी प्रकाश नजर आता है, यानी पहले अंतिम बार कहीं पर जो दिखाई देता है तो श्वेत वामन में ही दिखाई देता है। इस कारण इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। अब पेपर में पूछ लिया जाए जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो श्वेत वामन को यानी व्हाइट डॉर्फ को क्या कहा जाता है, तो जो है जीवाश्म तारा कहा जाता है। अब इसमें अंतिम बार देखा जाता है, यानी अब इसके बाद या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो बनेगा क्या बन जाता है, काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ। क्या बन जाता है, तो ब्लैक ड्वार्फ यानी काला बौना। अब ये जो काला बौना बन जाएगा तो यह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और ये कचड़े के समान हो जाएगा। इसकी कीमत अब नहीं होगी, क्योंकि यह एक अंतरिक्ष में समझ लीजिए ऐसे पत्थर जो देखे होंगे आप लोग, सुने भी होंगे, वो पत्थरों के जैसे घूमते रहते हैं, ये यही है काला वामन। यहाँ पे इसकी कोई कीमत नहीं हो जाती। अब आगे बात करते हैं इस अभिनव तारे के बारे में। अभिनव तारा क्या होता है, देखिए अभिनव तारा एक बड़ा साइज का होता है, और लेकिन बड़ा साइज होता है तो कहीं ना कहीं इसका जो बड़ा होता है कहीं ना कहीं उसको टूटना तो है ही। तो इसमें यह भी टूट जाता है और यह एक ब्लास्ट के रूप में टूटता है, जिस ब्लास्ट को क्या कहा जाता है, सुपरनोवा। क्या कहते हैं, तो सुपर नोवा ब्लास्ट, जिस कारण इस अभिनव तारा को सुपरनोवा तारा भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए सुपरनोवा तारा किसे कहते हैं, तो अभिनव तारा को कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह जब ब्लास्ट होता है उस ब्लास्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सुपरनोवा ब्लास्ट। इस कारण इसको सुपरनोवा स्टार यानी सुपरनोवा तारा भी कहते हैं। अब जब सुपरनोवा तारा बनेगा तो इसमें भी क्या होता है, 4 खंडों में विभाजित होगा। 4 खंड बनेंगे। जो बहुत बड़ा होगा वो क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन तारा। ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन तारा। एक बड़ा साइज वाला जो होगा न्यूट्रॉन तारा। उससे छोटा अगर बनता है तो उससे छोटा बनेगा तो क्या बन जाता है, पल्सर बन जाता है। उससे छोटा क्या बनेगा, तो पल्सर बनेगा। और उससे भी छोटा हुआ तो क्या बनेगा, क्वेसर। उससे छोटा भी हुआ तो क्या बन जाएगा, क्वेसर बन जाएगा। सबसे बड़ा साइज न्यूट्रॉन तारा, उससे छोटा हुआ तो पल्सर, उससे भी छोटा हुआ तो क्वेसर, और इससे भी छोटा हुआ एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा हुआ तो ये बन जाता है ब्लैक होल। बहुत ही छोटा हुआ तो अत्यधिक छोटा। अब जो अत्यधिक छोटा हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा कर ली थी, जो बहुत ही ज्यादा पास होगा उसका घनत्व तो क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए किस तारे का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, तो ब्लैक होल का घनत्व सबसे ज्यादा होगा, और घनत्व ज्यादा होगा। जैसे ब्लैक होल का घनत्व ज्यादा हुआ तो इसमें क्या होगा, इसका वजन भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा। वजन भी क्या होगा, वजन भी बढ़ेगा। और पूछा जाने वाला अगला प्रश्न, कौन से तारे तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं, तो पल्सर और क्वेसर छोटे होते हैं तो ये तीव्र गति से गति करते हैं। पल्सर और क्वेसर क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं।
अब जो अगला प्रश्न स्टार से बनता है उनकी चर्चा करें। कलर ऑफ स्टार। देखिए, कलर ऑफ स्टार, तारों के रंगों के विषय में यानी रंगों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन बिंदु की चर्चा करें। देखिए, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है किसका, स्टार यानी तारों का कलर। देखिए, लड़के यहाँ पर गलती कर जाते हैं, पृष्ठ तापमान नहीं पृष्ठ तनाव देखते हैं तुरंत उस पर टिक, लेकिन ऐसा नहीं है। किस पर निर्भर करता है, तो पृष्ठ जो होता है उसके तापमान पर निर्भर करता है। जो उसका पृष्ठ होगा उसके तापमान पर निर्भर करेगा कैसा इसका कलर होगा। आइए चर्चा करते हैं इसमें कौन कौन से कलर बनते हैं। लाल, जब नॉर्मल होगा, नॉर्मल उष्मा यानी नॉर्मल लाइट होगी तो क्या हो जाएगा, लाल होगा। अब जैसे मीडियम में पहुंचता है, मीडियम में तो किस कलर का हो जाएगा, तो सफेद यानी व्हाइट हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ही हाई हो जाती है, हाई हो जाता है, बहुत ही हाई हो जाएगा तब किस कलर में होगा, तो नीला यानी ब्लू कलर का हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो बनता है, हमारे सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो हमारे सबसे नजदीक यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, नजदीक नजदीक तारा कौन सा है, तो सूर्य है। पृथ्वी के सबसे नजदीक तो सूर्य है, लेकिन जो अगला पूछ लिया जाता है, अगला बिंदु वो कंफ्यूज करने होता है वाला होता है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक तारा वो होता है कौन, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब पूछ लिया जाए पृथ्वी के नजदीक सबसे तारा, तो सूर्य, क्योंकि देखिए सूर्य तारा है वो बहुत ही पास होने की वजह से बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। सूर्य के तो हम पृथ्वी के नजदीक है, लेकिन सूर्य से भी नजदीक कौन है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि बताइए सूर्य के नजदीक तारा तो हम, या पृथ्वी के नजदीक तारा तो हम प्रोक्सिमा सेंचुरी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती हो जाती है। सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक है और सूर्य के भी नजदीक तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। जो स्टार्स से बनने वाले यानी तारों से बनने वाले जो प्रश्न थे हमने चर्चा की। आगे हम चर्चा करेंगे तारों को समूह को क्या कहा जाता है, तो तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तो आगे हम अगले वाले वीडियो में आकाशगंगाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, धन्यवाद।